हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश अग्रवाल जयपुर से। पूर्व वीडियो में मैंने सभी दिशाओं के मुख्य द्वारों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। दक्षिण मुखी मकान के संदर्भ में भी काफ़ी कुछ विस्तार से बताया गया था। आज हम बात करेंगे ईशान कोण, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के मिक्स क्षेत्र की। वैसे तो किसी भी दिशा में अपना प्लाट हो सकता है, अपना मकान हो सकता है, अपनी इमारत हो सकती है, भवन हो सकता है, लेकिन बचपन से ही हम ये देखते आए हैं कि हमारे फोर फादर्स हमें दक्षिण दिशा के संदर्भ में नेगेटिव सोच से परिचित करवाते हैं और अक्सर ये कहते पाए गए हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करता हुआ प्लाट या मकान शुभ नहीं होता है। दोस्तों, ये एक मिथ्या भ्रामक चीज़ है। किसी भी वास्तुशास्त्री द्वारा कभी भी इस चीज़ का विरोध नहीं किया गया और ना ही इसके संबंध में कोई बात कही गई। दक्षिण दिशा में भी अगर आपका मकान है और वो वास्तु सम्मत तरीके से उसका निर्माण हुआ है तो हकीकत मानिए ये भी आपको 100% फायदा देगा, धन लाभ देगा, परिवार में संपन्नता बढ़ेगी, परिवार में मानसिक कलेश भी नहीं होगा। लेकिन अक्सर लोगों में, भारतीय समाज में ये बात बैठी हुई रहती है कि उत्तर या पूर्व का दिशा का मुख ही प्लाट का श्रेष्ठ चयन होता है और इसी चयन के आधार पर जब हम मकान खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, तो यहीं से हमारे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्थिक नुकसान होना चालू हो जाता है। प्रॉपर्टी डीलर भी जब ये देखता, हमारी मानसिकता को देखता है, तो अंदाज़ा लगा लेता है पार्टी को, बायर को केवल उत्तर या पूर्वमुखी प्लाट ही चाहिए, चाहे उसमें पैसे उतने ज़्यादा देने पड़ जाएं। और उसका अंत ये होता है कि आपको 10 से लेकर 25% तक की राशि एक्स्ट्रा रूप से पेड करनी पड़ती है। तो प्रथम स्तर पर ही आपने नुकसान से संबंध बना लिया। तो इसके विपरीत ये कहते हैं कि उत्तर दिशा हमेशा लाभ का संदेश देती है। कहाँ दिया लाभ का संदेश? प्रारंभिक तौर पे ही आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। तो क्या कह सकते हैं फिर हम? क्या ये फायदेमंद होगी? हाँ, ये फायदेमंद दक्षिण हो या उत्तर पूर्व हो या ईशान हो। फायदेमंद जब ही दिशा हो सकती है जब वास्तुसम्मत तरीके से उस भवन का निर्माण हो, उस मकान का निर्माण हो। हमारे परिवार को जो ऊर्जा चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आर्थिक संपन्नता बढ़ाने के लिए, अगर वास्तुसम्मत तरीके से उसकी बनावट हुई है, निर्माण हुआ है, तो ये निश्चित मानिए हम अपने एम के अंदर सक्सेस हो जाएंगे। अन्यथा एक आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा लिया या नहीं भी बनवा रहा, अपने हिसाब से आपने मकान का निर्माण कर लिया, तो बहुत जगह आप ऐसी गलतियां कर देंगे जो भारतीय समाज के रिचुअल्स और नियमों के विरुद्ध वास्तुमंडल द्वारा जो चीज़ बताई गई है या लिखी गई है उसके अनुसार नहीं होगी। और वास्तुमंडल के अनुसार जब कोई चीज़ नहीं होती तो जो ग्रह होते हैं वो हमारे विपरीत इस तरीके से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करवाएंगे, भेजेंगे या हमें मिलेगी, जिससे हमारा परिवार एक मानसिक तनाव में, बीमारी के साथ और आर्थिक विपन्नता के साथ हमको जीवन गुजारना पड़ेगा। तो ये कभी कतई नहीं कह सकते कि दक्षिण दिशा बुरी होती है, गलत होती है, या उत्तर दिशा या पूर्व दिशा ही केवल श्रेष्ठ होती है। सापेक्षता के सिद्धांत में अगर ये चीज़ माने, किसी भी दिशा में निर्मित मकान अगर वास्तुसम्मत तरीके से बनाया गया है तो ये मान के चलिए कि आपको परिवार को सुखी देगा, संपन्नता, आर्थिक संपन्नता देगा, विपन्नता नहीं देगी। उत्तरमुखी मकान या उत्तर पूर्वी मकान का निर्धारण आप कैसे करेंगे? कंपास
कंपास की सहायता से। कंपास आपके पास होगा नहीं। जब भी आप मकान का निर्माण करें तो प्रथम तौर पे आप कंपास को खरीद के अपने पास रखें। उस स्थिति में जबकि क्या आपने किसी वास्तुशास्त्री को बुक नहीं किया है, तो आप अपने लेवल पे भी वो चीज़ निश्चित कर सकते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक का निर्माण किस चीज़ के लिए करना है, किस वस्तु के लिए करना है। उत्तर कॉर्नर से लेके दक्षिण कॉर्नर के बीच का स्थान जो पूरब की तरफ है वो पूर्वमुखी कहलाएगा। और जब पूरब और उत्तर के कॉर्नर मिलते हैं, 0 पॉइंट मिलता है, तो उत्तर पूर्वी ईशान कोण कहलाएगा। इनको 8 भागों में वितरित कर ले, उस लंबाई को 9 भागों में वितरित की जाती है, लेकिन 8 भाग का जोड़ लगाया जाता है। और कंपास की डिग्री जहां आपको इसका मुख्य द्वार बनाने के लिए कहती है, प्रथम तौर पे उसका निर्माण वहीं करें, क्योंकि मकान की नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक जो ऊर्जा होगी, आपकी बर्बादी के लिए 50% यही जिम्मेवार होगी, मुख्य द्वार। मकान बनाने से पहले इस चीज़ का निर्धारण कर लें, दिशांकित कर लें कि आपको मकान का मुख्य द्वार कहाँ रखना है। उसके बाद धीरे धीरे ही आगे बढ़े, क्योंकि मुख्य द्वार से ही आपके परिवार का सुख दुख जुड़ा हुआ है। उत्तर दिशा में आपका अगर मुख्य द्वार है तो श्रेष्ठ है। ब्रह्मस्थान में खड़े होकर के कंपास की सहायता से उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, चारों का आप कंपास की सहायता से डिग्री ज्ञात कर सकते हैं। उस चाही गई डिग्री में और वास्तुमंडल द्वारा बताए गए स्थान पर आपकी डिग्री पद आपको शो कर देगा कि पूर्व दिशा का क्षेत्र कहाँ से लेकर कहाँ तक है और उत्तर दिशा का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। और ईशान कोण की ओर जहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, वहाँ भी एक निश्चित तौर पर सुई आपको बता देगी। मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है तो 315 डिग्री से 326 डिग्री के बीच में ये आएगा। आप इस चीज़ को नोट कर लें। वायव्य कोण में से स्टार्ट करेंगे और उत्तर पश्चिम में वहाँ से 326 से शुरू होगा, जो 315 तक 8वां हिस्सा आएगा। अगर ये मुख्य द्वार है और उत्तर दिशा की ओर है तो ये रोग नाम से जाना जाता है, 8वां पद। इस डिग्री में मुख्य द्वार शत्रुओं से नुकसान पहुंचाता है। सिर्फ मैं कुछ बातें बता रहा हूँ मुख्य द्वार के संदर्भ में। पूरा मैंने मुख्य द्वारों की श्रृंखला में मैंने पहले अंकित कर चुका हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तरमुखी जो मकान बना रहे हैं तो उसमें एक 8वां पद जो होगा वो आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। परिवार में रोग, महिलाओं में मानसिक परेशानी, विरोधियों का गंभीर परेशानी पैदा करना। हालांकि आप उत्तर दिशा में मकान है आपका, लेकिन बनवाए गए द्वार से आप कितनी परेशानियां भोगेंगे ये आपके सोचने का विषय बन जाएगा। उस घर में रहने वाली महिलाएं नौकरी पेशा होंगी जो घर से बहुत ज़्यादा समय तक दूर रहेंगी। परिवार को, पति को वो सुख नहीं मिल पाएगा जो उनको मिलना चाहिए सामाजिक दायरे में, धार्मिक दायरे में, मैरिज लाइफ में। तो देखा आपने, एक जरा सी गलती आपके परिवार को कहाँ की कहाँ और ले जा रही है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, कंपास की सहायता से जहाँ दरवाज़ा बनना है उत्तर दिशा में, जिस डिग्री में बनना है, जिस पद में बनना है, आप वहीं से उसका निर्माण करें। घर में प्रवेश करते समय अगर आपका प्लाट का मुंह किस तरफ है, या घर से निकलते समय आपके मुख्य द्वार से जब आप निकलेंगे तो आपका मुंह किस साइड है, पूर्व दिशा में है या उत्तर पूर्व दिशा में, ईशान कोण में है, सोचने का विषय है ये।
यहीं से गलती आदमी की प्रारंभ करती है। आदमी समझता है कि मेरा तो पूर्व दिशा मकान है, या कहेंगे कि मेरा तो उत्तरमुखी मकान है, जबकि वास्तव में हो सकता है कि वो उत्तर पूर्वी कोण, ईशान कोण में आपके मकान का मुख्य दरवाजा आ रहा हो। छोटी सी गलती आपको आगे जाके भयंकर नुकसान दे सकती है। भवन के संदर्भ में कह सकते हैं, कुछ एक बहुत मोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ। मुख्य द्वार से निकलने के पश्चात आपने दिशा तय कर ली, ठीक है, अंदर आपका लंबा चौड़ा प्लाट है। उस प्लाट का मुख्य गेट गणेश पोल किस दिशा में है? उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। तो दक्षिण में तो हो नहीं सकती, क्योंकि आपकी बैक साइड आ गई। तो इन तीनों दिशाओं में आपका गणेश पोल कहाँ बनाया आपने? उस गणेश पोल को बनाने से ही ये निर्धारित होगा कि आपका प्लाट कौन सी दिशा में किस मुख पद में है। इसका निर्धारण आप नींव भरवाते समय कर ले, वास्तु मंडल के अनुसार अपने नींव का खुदाई करवाएं और उसका निर्माण प्रारंभ करें। और जिस डिग्री में जो चीज़ जहाँ दी गई है उसे शुभ बनाते हुए आगे बढ़े। ऐसा नहीं हो कि आप डिग्री को त्याग दें, भूल जाएं अज्ञानता के कारण या लोभ के कारण, और किसी अशुभ जगह पे, अशुभ स्थान पर आप वो काम कर दें जो नहीं करना चाहिए। इसका उदाहरण के तौर पे ये ले सकते हैं हम कि किसी जंगल में किसी ऐसे स्थान पे जहाँ किसी छोटी सी जगह में कभी मूर्तियाँ रखी गई थी, वहाँ सिंदूर भी लगा हुआ था, या ऐसे अपने मानवीय दिमाग से समझ में आती है कि यह मंदिर कभी रहा होगा, और वहाँ हम यूरिनल करते हैं, पेशाब करते हैं। तो ये मान के चलिए कि हमने गलत दिशा का, गलत जगह का निर्धारण किया और गलत जगह हमने कोई कार्य किया। अगर वो देवता क्रूशल हुए, बहुत सारे देवता अच्छे होते हैं, बहुत सारे क्रूशल होते हैं, अगर वो देवता क्रूशल हुए तो निश्चित ये मान के चलिए कि आपका कहीं ना कहीं बुरा होने वाला है। हमारे बाजार में 50 दुश्मन होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ये शत्रु हमारा इतना बुरा कर देगा। समय की स्थिति के अनुसार, समय की सापेक्षता के अनुसार कोई भी दुश्मन जब अपने ग्रह बहुत खराब हो, कभी भी हावी हो सकता है। तो किसी विशेष के लिए हम कोई बात नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। उत्तर दिशा की डायरेक्शन कंपास की सहायता से जब हमने सेट कर ली और हमने ये देख लिया कि हमारा मकान बिल्कुल उत्तर दिशा में है, किस डिग्री में है, तो उसका निर्माण भी उसके अनुसार ही होना चाहिए। एक चीज़ और साथ में बताएं कि उत्तर दिशा में जो पद संख्या 4 आएगी, ये स्थान कुबेर का होता है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और इस 4 नंबर पद में अगर आपने मुख्य द्वार बनाया मकान का, तो ये आपके लिए शुभ, फलदायक और श्रेष्ठ होगा। इसके मालिक कुबेर होते हैं। अपार धन आप जिस बिजनेस में भी हाथ डालेंगे उसमें बहुत अच्छी तरक्की करेंगे, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य कर रहे हो या उस मकान में निर्मित रहने वाला कोई भी व्यक्ति कर रहा हो। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद हो जाएगी। समस्त निर्णय मानसिक आधार पर लिए जाएंगे और ऐसे पॉजिटिव निर्णय होंगे कि जो आपकी धन को संचय करने में, प्राप्त करने में बहुत सहयोग करेंगे। आमदनी के नए नए स्रोत भी आपको मिल जाएंगे। और अगर ये पद छूट जाता है और इसके आगे या पीछे किसी दूसरी जगह पे आप करते हैं, तो वो इतना फायदेमंद साबित नहीं होगा। उत्तर दिशा में 0-1-11 डिग्री के बीच में आ रहा है, तो ये इस दिशा का क्रमांक 5 होगा और इसके देवता का नाम सोम है। ये अशुभ फल देने वाला है। तो आप 4 नंबर पद से 5वें नंबर पद की ओर जब आप बढ़ेंगे तो आपके बिजनेस की संरचना और आपकी आर्थिक संरचना धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। संतान सुख की प्राप्ति होती है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे मानसिक तनाव भी रहते हैं
जो लॉन्ग लाइफ तक चलने वाले होते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति बनती है, धार्मिक प्रवृत्ति बनने से मानसिकता में शांति रहती है, महत्वाकांक्षी होते हैं इस परिवार के लोग। बल्कि दूसरों अपने बाजार में ऐसा व्यवहार करते हैं कि दूसरे लोग अपने जीवन को उदाहरण बना करके पेश करते हैं और हमारी समाज में इज्जत बढ़ जाती है। तो पद 4 और 5 मिला जुला स्वरूप होता है। 4 तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि धन लाभ का और समस्त सांसारिक सुख का प्रतीक है, लेकिन साथ में अगर 5 नंबर को मिला दिया जाए तो ये भी उसी तरह श्रेष्ठ हो जाता है जिस तरह अच्छे आदमी के साथ रहने से, संगति से हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं और बुरे व्यक्ति के साथ रहने से बुरे विचार हो जाते हैं। तो 5 नंबर में जहाँ पद है, जहाँ तक डिग्री है, उसके आगे अगर आप 1 फुट भी 6 इंच भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपके परिवार के लिए नुकसानदायक हो जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर में उत्तरमुखी मकान, उत्तर पूर्वी मकान के लिए। आप ये देखेंगे कि उत्तर पूर्वी मकान जो है वहाँ ऊर्जा का जो संचरण होता है, वास्तु कंपास में ये 337.5 से लेकर के 22 डिग्री के बीच में ये स्थिति होती है। उत्तर दिशा का स्वामी बुध होता है और इसका दिक्पाल बल्लाट और सोम है। बुध के अतिरिक्त चंद्रमा और बृहस्पति भी इस दिशा में अपना प्रभाव डालते हैं। सूर्य का प्रकाश भी एक ऊर्जावान होकर के हमारी ओर अग्रसर करता है। बुध ग्रह जहाँ हमें बुद्धिमानी सिखाता है, वाक शक्ति देता है, बोलने की कला देता है, बिजनेस में आगे बढ़ाने की संभावना को बढ़ाता है, उसी में गुरु बृहस्पति हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, जिससे हम अपने धन और भाग्य को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। चंद्रमा अपने मन को शांत करता है, परिवार में प्यार भरे संबंधों का उत्पादन करता है, माँ बहन बीवी सभी में आपस में सहयोग की भावना पैदा करता है। ऐसा कोई कारण नहीं कि जो नुकसानदायक हो। उत्तर पूर्वी मकान में सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि परिवार विघटन की ओर जाने के बजाय विकास की ओर अग्रसर होती है और मानवीय स्वभाव यही कहता है कि निरंतर परिवार के साथ वो विकास करता रहे। आत्मसम्मान की प्राप्ति होती है और जो अधिक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं परिवार में, उनको बिना मांगे सम्मान मिलता है उनकी कार्यशैली से, उनके व्यवहार से। ऐसा सद व्यवहार करते हैं समाज में, परिवार में, कि सामने वाला मजबूर हो जाता है उनको इज्जत देने के लिए। कानून के विरुद्ध ये लोग कोई काम नहीं करते इस परिवार में रहने वाले। उत्तर पूर्वी मुखी मकान में रहने वाले सुख समृद्धि से भरपूर होते चले जाते हैं। यह स्थान पूजा का भी होता है। बहुत सारे गुणों के साथ में एक विशेष गुण, और हमारे मकान का जो वास्तु है उसमें 2 ही जगह सबसे महत्वपूर्ण है, उत्तर पूर्व का ईशान कोण और दक्षिण पश्चिम का नैऋत्य कोण। तीसरे स्तर पे आता है ब्रह्म स्थान। अगर ये किसी प्लाट में या मकान में तीनों स्थितियां सही है एक कोण के अंदर, तो मान के चलिए और छोटे मोटे कोई भी वास्तु देश आपका परिवार को बर्बाद नहीं कर सकते। ये मेरा दावा है, आप माने या नहीं माने। अगर परिवार में आपके साथ में कोई विपरीत परिस्थितियाँ चल रही है, आपके व्यापार में कोई परेशानी आ रही है, तो आप तीनों इन स्थितियों को, तीनों कोणों को आप चेक करवा लीजिए, ब्रह्मस्थान, नैऋत्य कोण और ईशान कोण। कोई न कोई कमी आपके इन तीनों जगह में से एक जगह मिल जाएगी, और उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि परिवार में जो दुख आ रहा है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, बीमारी हो या आर्थिक नुकसान हो रहा हो, वह सब इन्हीं कारणों की वजह से आ रहा है।
रहते हुए अगर आप ये परेशानी भोग रहे हैं तो निश्चित मानिए कि वहाँ वास्तु दोष है। और इस स्थिति में आप किसी वास्तुशास्त्री को बुलाकर, अच्छे वास्तुशास्त्री को, जिसकी परिभाषा तो खैर मैं नहीं दे सकता, हर आदमी अपनी जगह अच्छा होता है, आपको जो अफोर्ड करता हो, जिसकी फीस आप अफोर्ड कर सकें, उसको आप बुलाइए। जिस तरह मेरे में ज्ञान जितना है, मेरे से भी ज़्यादा बहुत सारे लोगों में वास्तुशास्त्र में ज्ञान होगा और मेरे से कम भी होगा। सभी आदमी समान रूप से नहीं होते हैं। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर है कि वास्तुशास्त्र, वास्तुमंडल की जो पुस्तकें थी, उसमें आज जितनी रेमेडियाँ बताई गई है या बताई जाती है, वो रेमेडियाँ उसमें उतनी नहीं थी। आज फ्लैट सिस्टम था। प्रारंभिक दौर में जब समाज का निर्माण हुआ तो भवन, राजमहल 2 या 3 मंजिल के होते थे। एक साधारण मनुष्य का मकान भूतल पे ही रहता था, कभी छत भी नहीं होती थी। फिर छत डलने का प्रारंभिक दौर चला। तो वास्तुशास्त्री या उस समाज के वो व्यक्ति जो इन चीज़ों से टच में थे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी पुस्तकों में लिखा और वर्णन किया। आज बहुमंजिला मकानें बन गई, उसका तो वास्तु था ही नहीं। हाँ, ये कैसे संपन्न हुआ? उस समय के वास्तुमंडल को आज धरती पे ही उतार रहे हैं। तो जो वास्तुशास्त्री आचार्य हैं, पीएचडी किए हैं, ये लोग अपने पढ़ाई के दौरान एक एक्सपेरिमेंट करते हैं नई नई चीज़ों का। किसी वास्तु से जो गलत परिपूर्ण जगह थी, उस पर ये ऐसा अनुभव करते हैं और अपनी किताबों में, अपने संस्मरणों में अंकित करते हैं कि फला परिवार के साथ ऐसी परिस्थिति थी, उसमें ये कार्रवाई की गई और उसके परिणाम अच्छे मिले, बस वो नियम बन गया। जिस तरह ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड के संविधान एक परंपरागत संविधान है। आपको वंडर होगा, ब्रिटेन ने संसार के आधे राज्यों पे, आधे देशों पे राज्य किया, जबकि उसके खुद के राज्य का, खुद के देश का कोई लिखित संविधान नहीं है। वहाँ परंपराएं हैं, उन परंपराओं के आधार पे ही वहाँ का शासन अनुशासन चलता है, प्रशासन चलता है। जबकि भारत जो उनका गुलाम देश था, उसके लिए उन्होंने एक निश्चित संविधान लिख करके लागू कर दिया। आज उसी संविधान के दायरे में हम अपने नियमों का पालन करते हैं और अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो अंग्रेज कितने समझदार थे, इस बात से अंदाज़ा लगाइए। खुद के लिए जो कानून नहीं बना रहा, वो दूसरों के लिए कानून बना रहे हैं। तो वास्तुशास्त्री जो अब नए नए रेमेडीज़ दे रहे हैं, ये उनके द्वारा, अपने द्वारा विकसित हैं, और उन्होंने 10-20 जगह या उससे भी कहीं अधिक जगह पे उनका उपयोग किया, उस इलाज का उपयोग किया, और उसमें उन्होंने श्रेष्ठता हासिल की, फायदे देखे, अच्छे परिणाम देखे। जब उन्होंने अपनी पुस्तकों में इसका वर्णन किया, आज वो नियम बन गए। आज जब नियम बन गए तो दूसरे वास्तुशास्त्रियों ने उन पुस्तकों को पढ़ा और ये मान लिया कि वास्तुमंडल के अंदर ये चीज़ें दर्ज थी। किसी प्लाट के दक्षिण में कोई स्विमिंग पूल बना हुआ है। हालांकि पुरातन समाज में, जो 2000 साल पहले का जिसको मान लें, ऐसा कोई भी अभिलेख या उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि स्विमिंग पूल होते थे, या कांच की ऐसी खिड़कियां या कांच के ऐसे दर्पण उस वक्त होते थे। मैंने एक वास्तुशास्त्री के लेख और वीडियो देखी है। किसी बहुत अच्छे निर्मित मकान में जब उन्होंने देखा कि दक्षिण दिशा में उनका स्विमिंग पूल है और उसकी किरणें रिफ्लेक्स होकर उस कांच पे आ रही हैं, तो उन्होंने दोषपूर्ण माना, जबकि वास्तुमंडल में इस चीज़ का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। मैंने पाणिनि की पुस्तक पढ़ी है, संस्कृत की, मैंने उसमें कहीं ये उल्लेख नहीं देखा। हाँ, परिस्थितियों से उन वास्तुशास्त्री ने, जिन्हें मैं नमन करता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए उनकी सोच बदली कि सूर्य की किरणें जब पानी में पड़ेंगी और वापस कांच में अवतरित होंगी तो उस ऊर्जा में परिवर्तन अवश्य आएगा, और वो परिवर्तन अवश्य उस परिवार पे आएगा। दक्षिण दिशा में खड्डा होना ये वास्तु संगत नहीं है, और उस जगह पानी का बढ़ना
ये बिल्कुल असत्य है, अशुभ है। और उस पानी से किरणें निकल करके उन कांच के द्वारा उस मकान में पहुंचना, ये बिल्कुल वास्तु के विपरीत है। तो उन्होंने, उनका एक्सपेरिमेंट अपनी जगह बिल्कुल सही था। मैं धन्यवाद देता हूँ उनकी सोच को कि उन्होंने एक ऐसी रेमेडी तैयार की जो दूसरे वास्तुशास्त्रियों के लिए भी एक वरदान सिद्ध होगी। जब ही उन्हें फीस मिलती, बाज़ार में नाम है, बहुत सारी वीडियो उनकी चलती बाज़ार में। तो हमें भी ऐसी जगह जहाँ भी कुछ ऐसा मिले जो सीखने को मिले, वो सीख ले लेनी चाहिए। मूल रूप से 4 दिशाएं हैं, इनके साथ 4 विदिशाएं अलग है, और आकाश और पाताल को भी इस दिशा में शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर के हमारे समाज के जो बुजुर्ग थे वो 10 दिशाओं का उल्लेख मिलता है। धर्म ग्रंथों में भी 10 दिशाओं का उल्लेख मिलता है। जब धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे घर में किसी हवन या यज्ञ को किया जाता है, जब ये जो पंडित होते हैं, ज्योतिष होते हैं, ये पूजा करवाने वाले होते हैं, वो 10 दिशाओं का वर्णन करते हैं। इसका मतलब ये था कि 10 दिशाएं सही है मानव के लिए। दक्षिण दिशा को हो सकता है उस समय किसी वजह विशेष से गलत माना गया हो। इसका कारण लंकाधिपति रावण को भी माना जा सकता है, क्योंकि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पुजारी, जो दुनिया में उस वक्त जो भी कलाएं थी, शिक्षा की हो, धर्म की हो, समाज की हो, सारी चीज़ों का एक्सपर्ट होते हुए भी उसने एक वो गलती करी जो समाज में नहीं होनी चाहिए। और उस वक्त तो सबसे, ये कहते हैं कि द्वापर युग था या सतयुग था, उस ऐसे युग के अंदर जब भगवान का पदार्पण होता था, भगवान भी मानवीय रूप में आते थे और आए। उसकी मानसिकता जो बदली, उस बदलने के कारण ही उसने अपहरण जैसा काम किया। सोच हालांकि ये थी कि राम से या लक्ष्मण से उसको बदला लेना था। वो बदला किसी और तरीके से भी ले सकता था, बहुत सारे तरीके थे, उस वक्त भी तरीके थे, लेकिन जो तरीका उसने अपनाया वह गलत था। इसी संदर्भ में आगे जो हम कह सकते हैं कि वास्तुशास्त्र में भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो ठोस हैं और हम अपने वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। अज्ञानता है, हमको अनुभव नहीं है। पूर्व दिशा को भी हम श्रेष्ठ मानते हैं, ऊर्जा का वाहक मानते हैं। प्रातः की हवा, प्रातः की ऊर्जा हमारे परिवार को श्रेष्ठ पालन करने में सहयोगी होती है। तो क्या पूर्व दिशा हर आदमी के लिए उचित है? मैं यही कह सकता हूँ कि पूर्व दिशा भी हर आदमी के लिए, हर परिवार के लिए उचित नहीं है। अगर आपने वास्तु सम्मत कोई चीज़ उसमें नहीं बनाई है, या वास्तु मंडल के रिचुअल्स, रूल्स की आपने अवहेलना की है, तो ये निश्चित मानिए पूर्वी दिशा भी आपको बर्बाद करने से नहीं चूकेगी। पूरी दिशा में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ताकतवर सूर्य स्थित है, जिसकी गणना हम किसी अन्य ग्रह से नहीं कर सकते। दूसरे ग्रहों का गोचर अवस्था में आना और जाना हल्का फुल्का प्रभाव डाल सकता है, लेकिन सूर्य की चलन आप देखेंगे 2 बजे बाद में जो सूर्य का चलन रहता है, गोचर अवस्था जो रहती है, उसकी चाल रहती है, कितना ही श्रेष्ठ मानव हो, कितना ही श्रेष्ठ जानवर हो, उस धूप से, उस अल्ट्रा धूप से बचने की कोशिश करेगा। कारण ये है कि उसकी जो शक्तिशाली किरणें हैं, किसी जगह के लिए, भूमि के लिए फसल उग रही है, पक रही है, तो वो श्रेष्ठ हो सकती है। लेकिन ऐसी कोई जीवन जो मानव के रूप में हो, जानवर के रूप में हो, पशु पक्षी के रूप में हो, वो उस ऊर्जा को सहन करने के काबिल नहीं रहता है। तो वास्तुमंडल में भी जो सारी चीज़ें दी गई है,
गुण दोष दिए गए हैं, उन दोषों में आने में, उन दोषों को साथ लेकर चलने में जो नकारात्मक प्रभाव हमारे परिवार पे पड़ेंगे, तो वो परिवार सहन करने लायक नहीं होता। पूर्व दिशा समृद्धि कारक होती है। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य की किरणों का सहयोग मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है बहुत लंबे टर्म तक। प्रातः सूर्योदय से लेकर 12 बजे तक जो सकारात्मक किरणें मिलती है, जो हवा मिलती है, वो हमारी उन्नति के लिए, हमारे सुख समृद्धि के लिए एक कारक होता है। इसमें अगर कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो परिवार के लोग बीमार रहने लगते हैं, चिंता व्याप्त हो जाती है, उन्नति के मार्ग में बाधा आती है। मध्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए आग्नेय कोण में आते हैं, दक्षिण पूर्व कोण में। अग्निदेव इस जगह के स्वामी हैं। अगर यहाँ वास्तु दोष हो गया तो ये मान के चलिए कि ये हमारे खाना बनाने का स्थान है, और यहाँ अगर वास्तु दोष उत्पन्न हो गया, जिस खाने को खाने से परिवार को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है वह शांत हो जाएगी, वह नहीं मिलेगी। तो घर का वातावरण क्या होगा? अशांत हो जाएगा, तनावपूर्ण हो जाएगा। हो सकता है आप वहाँ कुछ भी नहीं बनाएं, एक ड्राइंग रूम ही बना दें। आपका पॉलिटिकल बेस हो या समाज सेवा का ऐसा कोई बेस हो जिसमें आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, एक बैठक बना दी आपने, किचन नहीं बना करके ये बना दिया आपने, तो भी आप ही मान के चलिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जितने भी लोग वहाँ आएंगे, जिनसे भी आप मिलेंगे, बड़ी गर्मजोशी से मिलेंगे, बहुत अधिक ऊर्जावान होकर के मिलेंगे। समाज में आपकी कीमत बढ़ेगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लोग वहाँ आपकी बात मानेंगे, और आपका पॉलिटिकल कैरियर ग्राफ जो होगा बहुत ऊंचाई तक जाएगा। लेकिन साथ में आपको मानसिक परेशानी भी देगा, चिंता भी लगी रहेगी कि अमुक व्यक्ति आया था, क्यों आया था। ऐसे संदेह के दायरे आपको मानसिक परेशानी दे सकते हैं। किचन का जब निर्माण करते हैं इस दिशा में, तो ये वास्तु सम्मत होता है, श्रेष्ठ होता है, जो परिवार को ऊर्जा देने के लिए या परिवार की ऊर्जा के लिए सर्वसम्मति से निर्णायक होता है। दक्षिणमुखी जो चीज़ है, पूर्वमुखी मकान होते हुए या ईशान कोण मुखी प्लाट होते हुए दक्षिण दिशा में जो होगा, उसे आप ठोस रखें, भारी निर्माण करवाएं। और जहाँ साउथ वेस्ट का कॉर्नर हो, उसके भी कुछ नियम है, वहाँ शौचालय नहीं बनाए, ये पक्का मानिए आप। नए सेफ्टी टैंक बनाए, और टैंक भी नहीं बनाए। ये अगर तीनों चीज़ों का आपने यहाँ पे निर्माण कर दिया, तो ये मान के चलिए कि पूरब, ईशान कोण, उत्तरमुखी कितना ही आपके लिए समृद्धिशाली था, कितना ही फेवरेबल था। ये तीन चीज़ों का निर्माण करने के बाद में आप बर्बादी की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इनका टेम्परेरी उपाय होता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही फायदा करेंगे आपको। निश्चित तौर पे इस निर्माण को हटा देना, इन चीज़ों को हटा देना, सेप्टिक टैंक, शौचालय और ओवरहेड टैंक या अंडरग्राउंड पानी का टैंक, ये चारों चीज़ें जब तक आप यहाँ से नहीं उठाएंगे, चाहे कैसा भी आप टेम्परेरी इलाज करवा लें, चाहे कितना ही बड़ा वास्तु शास्त्री आए जो 1 करोड़ फीस लेकर भी आपको संतुष्ट कर दे टेम्परेरी इलाज से, और आप संतुष्ट हो भी जाए, लेकिन मेरा दावा है कि आपके जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप याद रखें इस चीज़ को, जिस चीज़ के लिए जो आदमी निर्धारित है, जो चीज़ वस्तु निर्धारित है, कैंसर की बीमारी के लिए जो दवाइयाँ निर्धारित की गई है विश्व लेवल पर, उन दवाइयों का उपयोग करने से या डॉक्टर द्वारा दिए जाने के बाद ही कैंसर का इलाज होगा।
अन्यथा छोटी मोटी दवाइयाँ उसके लिए निर्जीव करने में उसको सहयोग प्रदान करेगी। धीरे धीरे परिवार की स्थिति खराब होती जाएगी। इसलिए पूर्वमुखी मकान या ईशानमुखी मकान में अगर ये दक्षिण सिरा आपका इस तरीके से बना हुआ है तो आप इसमें बदलाव करें। इसे नैतृत्य कोण भी कहते हैं। ये आपको मानसिक अशांति देगा, 100% रोग देगा, आपका आचरण और व्यवहार दूषित कर देगा, और ऐसा दूषित कर देगा कि आप संभाले से नहीं संभल पाएंगे। इस कॉर्नर का स्वामी राक्षस होता है। पितृदोष भी यहीं से लगते हैं। जब हमारे पितृ ही हमारे विरुद्ध हो जाएंगे दोष लगने से, तो कोई भी देवता पितरों का मुकाबला कभी नहीं करता, और ना ही उनकी इच्छा के विरुद्ध आपको फल देगा। आपका मान सम्मान स्वतः समाप्त होती चली जाएगी आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप कितनी बड़ी गलती उस मकान में निर्माण करके उठा रहे हैं। यहाँ प्रारंभ करते हैं हम एक बात। किसी भी प्लाट का, किसी भी दिशा के में बनने वाले प्लाट का जब आप निर्माण चालू करते हैं, ज्योतिषी से आप उसका पूजन जरूर करवाएं। और इसमें खास बात यह है कि ज्योतिषी से पूजन करवाने के पहले भूमि की जांच करवा लें किसी वास्तुशास्त्री से, और ये देखें कि कहीं वो ज़मीन किसी शमशान के पास, कब्रिस्तान के पास, या ऐसी जगह तो नहीं जहाँ मृत पशुओं को डाला जाता था, या ऐसे कोई गंदे पानी का नाला तो उसके आसपास नहीं है कि जहाँ उस शहर का, उस गांव का मल मूत्र विसर्जन का मलबा था जो वहाँ आके इकट्ठा होता हो। आपने ज़मीन खरीद ली या मकान खरीद लिया, बेच तो नहीं सकते आप तो। हाँ, ये अवश्य कर सकते हैं कि उस भूमि की जांच के साथ ही उस भूमि में 2.5 फुट से लेकर 3 फुट तक मिट्टी की खुदाई कराएं, उसको बाहर फिकवा दें, उसमें नई मिट्टी का व्रत करें, और उसके बाद नीम का मुहूर्त लगा करके आप कार्य करें। पंडित आपको शुभ मुहूर्त निकाल के देगा। शुभ मुहूर्त से शुभ मास में होना चाहिए, और जिस आदमी के नाम से मुहूर्त निकाला गया है उसका चंद्रमा बहुत बढ़िया होना चाहिए उस वक्त। आप ये भी याद रखें कि ये सूर्यास्त 5 बजे बाद में, 5:30 बजे बाद में नीम का मुहूर्त नहीं करें, क्योंकि सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें डाउन हो जाती है उस वक्त आपका ये भूमि पूजन नुकसानदायक हो सकता है। मंगलवार, शनिवार, रविवार, इन चीज़ों को टालें आप। इन दिनों में आप भूमि पूजन नहीं करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। सोमवार देखें आप, गुरुवार देखें, बहुत शुभ होता है। इन दोनों दिवसों में आप जो भूमि का पूजन करवाएंगे तो अति श्रेष्ठ कहा जाएगा। एक बात का और ध्यान रखें कि पंचक की स्थितियाँ नहीं होनी चाहिए, या ऐसा कोई दिवस नहीं होना चाहिए जिसमें हमारे परिवार का कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति उस दिन गुजरा हो। पितृपक्ष को याद रखें। जब भी गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो अपने पुत्रों की पूजा भी साथ अवश्य करवानी चाहिए। हाँ, एक बात और याद रखें, श्राद्ध पक्ष के अंदर, जिन्हें हम भारतीय समाज में कनागत भी कहते हैं, उस समय में भी भूमि पूजन करवाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मैंने ज़िंदगी में काफ़ी अनुभव देखे हैं। जिन लोगों ने भी कनागत में कोई निर्माण करना प्रारंभ किया है, या कोई भी ऐसा कार्य किया है जो मकान रनिंग कार्य से अलग हटके था, उन्होंने नुकसान उठाया है। शुभ मुहूर्त होता है जो भारतीय समाज के अनुसार तिथियों में जेठ और आषाढ़ का पड़ता है। इसमें ज़्यादा निर्णय आप ज्योतिषी पे डालें, ज्योतिषी से संपर्क करें, जो आपकी कुंडली को देख करके, आपकी राशि को देख के, आपके चंद्रमा को देखकर बहुत अच्छा आपको शुभ मुहूर्त बताएगा, जिससे आपके परिवार को सकारात्मक और प्रगतिशील ऊर्जा मिलेगी। उत्तर पूर्व कॉर्नर एक शुद्ध स्थान होता है। भगवान शिव का ये निवास स्थान है। भगवान शिव का संचालन यहाँ रहता है।
अब भगवान शिव का कभी आपने मूर्ति देखी होगी लिंग को छोड़ करके। भगवान शिव के बॉडी को आप कभी भी किसी भी स्थिति के अंदर ऐसा नहीं पाएंगे कि ये कोई वृद्धावस्था है या बचपन या किशोरावस्था है। आप देखेंगे एक मैच्योर पर्सन की पर्सनैलिटी, मैच्योर शरीर, जो आदि से अंत तक इस प्रकृति को चलाते हैं, उनके शरीर में कहीं भी तनाव, झुर्रियाँ या ऐसा कुछ भी नहीं आता जो मानवीय समाज के दिमाग में आता है। तो ईशान कोण जब उनका है तो इसमें कोई बाधा भी नहीं होनी चाहिए। जल का प्रवाह यहाँ श्रेष्ठ रहता है। आप अंडरग्राउंड यहाँ पे पानी का टैंक बना सकते हैं। ओवरहेड पानी भी थोड़ा हट के दिशा चेंज करते हुए बनाना चाहिए। बहुत सारे वास्तु उपाय छोटे छोटे हैं जिनसे भी छोटी छोटी कमियों को तो दूर किया जा सकता है। ईशान कोण में एक छोटा सा स्थान भगवान के लिए बनाना चाहिए। और जब आप मंदिर बना रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी पहली बात तो मकानों में मूर्तियाँ नहीं रखी जाती, केवल तस्वीर रखी जाती है पूजन के लिए। और फिर भी अगर आपने मूर्तियाँ रखी है तो 3 मूर्तियों से ज़्यादा वहाँ नहीं होनी चाहिए। और प्रथम मूर्ति से या द्वितीय या तृतीय मूर्ति की ऊंचाई 9 इंच से 15 इंच तक रही है, ना इससे छोटी हो ना इससे बड़ी हो। अगर इससे बड़ी या छोटी होगी तो ये मान के चलेंगे कि इसके वास्तु प्रभाव खत्म हो जाएंगे। जो आपको परिणाम मिलने चाहिए थे सकारात्मक, वो आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ और, घर का ढलान। आपके रोड का ढलान और घर के अंदर का ढलान दोनों अलग अलग स्थिति है। रोड का ढलान किसी भी स्थिति में हो सकता है, वो एक राजकीय उपक्रम है, राजकीय श्रेष्ठता है। हम उसमें ऊपर नीचे कहीं कुछ नहीं कर सकते, ना सोसाइटी के प्लाटों में ना राजकीय रोड पर। हाँ, हम अपने प्लाट बाउंड्री वाल के अंदर इस चीज़ को तय कर सकते हैं कि ज़मीन का या खाली रखी गई ज़मीन का या बनते हुए मकान का ढलान हम किस ओर करें, उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण से या पश्चिम से। जो ढलान होगा वो आगे की ओर होना चाहिए, पूरब की ओर होना चाहिए या उत्तर की ओर होना चाहिए। पश्चिम से पूरब की ओर हो सकता है, दक्षिण से उत्तर की ओर भी हो सकता है, पाइपिंग करके। ये सम्मत और सहज है। इसके विपरीत अगर आपके पानी का ढलाव है या सेफ्टी टैंक की कोई लाइन है तो आपको नुकसानदायक हो सकती है। आपके सुख संतोष का वातावरण थोड़ा अपसेट हो सकता है। साथ ही चलते पूर्वमुखी या नेत्रक के कोण से निर्मित मकानों में दीवारों की ऊंचाई। अब नेत्रक कोण में जो आपकी दीवार है वो आगे की दीवार से चाहे 1 इंच ही पतली करें, उसको पतली करें। उसकी ऊंचाई अगर पीछे की 6 फुट है, पश्चिम दिशा की ऊंचाई 6 फुट है, तो पूर्व दिशा में जो आप बाउंड्री वाल कर रहे हैं या छत की अंतिम ऊंचाई के ऊपर जो 2 फुट की दीवार बनाई जाती है वो भी 1 इंच आप कम कर लें, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बहुत सारी बातें हैं, एक ही वीडियो में नहीं हो सकती है। अगली वीडियो में हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपको वास्तुशास्त्रियों की ज़रूरत ही महसूस नहीं है। फिर भी अगर आप कन्फ्यूजन में आकर के किसी चीज़ में अटक रहे हैं, मानसिक परेशानी में हैं, अच्छे शास्त्री को, वास्तुशास्त्री का चुनाव करिए। और अगर नहीं मिलते हैं तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर है 911 66 95 014। ये मेरी पेड सर्विस रहेगी। हाँ, आपके प्रॉब्लम आपको कैसी भी हो उसका निदान भी हो सकता है आपने पहले करवाया हो या फ़ायदा नहीं मिला हो, और मैं गारंटी से आपका फ़ायदा करके दूंगा। यही मेरे जीवन का एम है। धन्यवाद।